हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व भारती, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट है, जो कि विश्व भारती अधिनियम 1951 द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में काम करता है। इसी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रशासनिक, नॉन टीचिंग और लाइब्रेरियन कैडर के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, जानते हैं विश्वविद्यालय द्वारा जारी पदों के नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं विश्व भारती की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इसमें जैसे अपन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैरियर एट विबी, यानी कैरियर एट विश्व भारती। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जिसमें रिक्वायरमेंट के संबंधित जानकारी दी हुई है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखे हैं। इस पर अपन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो ऊपर हेडिंग दी है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मई 2023, समय है 11:59 और यहाँ पे अप्लाई थ्रू द लिंक, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है vibharti rec.nta.nac.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पोस्ट वाइज और पदों की संख्या वाइज पूरा विवरण दिया है। दोस्तों, पदों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एडवर्टाइजमेंट है वो थोड़ा सा लंबा है, जिसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जो पोस्ट है वो रजिस्ट्रार की है, जो कि टेन्योर बेस पोस्ट है। इसका जो ग्रुप है वो ए है, और जो पे लेवल है, जो 7th पे कमीशन की पे लेवल है ना, वो 14 है। इसकी टोटल पोस्ट है वो 1 रखी गई है। फिर फाइनेंस ऑफिसर, ये भी टेन्योर बेस्ड पोस्ट है, इसका भी ग्रुप ए है और लेवल 14। फिर लाइब्रेरियन, इसका ग्रुप ए है एकेडमिक और 7th पे की लेवल है वो 14 है, इसकी पोस्ट भी 1 रखी गई है। फिर डिप्टी रजिस्टर की लेवल 12 है, इसकी 1 पोस्ट रखी गई है। फिर इंटरनल ऑडिट की, ये भी ग्रुप ए में लेवल 12 है, 1 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप ए एकेडमिक लेवल 10, इसकी 6 पोस्ट रखी गई है। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए लेवल 10, इसकी 2 पोस्ट है। फिर सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7, इसकी 4 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट ऑब्लिक सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, इसकी 5 पोस्ट है। फिर अपर डिवीजन क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी, इसकी 7th पे कमीशन के लेवल 4 है, इसकी टोटल पोस्ट वो 29 रखी गई है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये ग्रुप सी में आता है, इसके लेवल 2 है, इसकी टोटल है वो 99 पोस्ट रखी गई है, जिसको अपन LDC कहते हैं, ये क्लर्क की पोस्ट है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये ग्रुप सी लेवल 1, इसकी टोटल 405 पोस्ट रखी गई है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी हिसाब से ये देख लेना। फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, इसकी 5 पोस्ट है। फिर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5, इसकी 4 पोस्ट है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4, 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1, इसकी 30 पोस्ट है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4, इसकी 16 पोस्ट है। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1, इसकी 45 पोस्ट है। फिर आगे टेक्निकल पोस्ट आ गई, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी लेवल 7, इसकी 1 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी लेवल 7, इसकी 1 पोस्ट है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी लेवल 6, इसकी 9 पोस्ट है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी लेवल 6, 1 पोस्ट। प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट लेवल बी ग्रुप बी लेवल 7, 7 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल PA लेवल सी ग्रुप बी लेवल 6, इसकी 8 पोस्ट। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी लेवल 4, 2 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप बी
लेवल 6 इसकी 2 पोस्ट है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 इसकी 17 पोस्ट है। फिर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रुप सी लेवल 5 1 पोस्ट है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट ग्रुप ए लेवल 12 है, 1 पोस्ट है। सिस्टम प्रोग्रामर ग्रुप ए लेवल 10 इसकी 3 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो 709 यहाँ पे आपको दर्शा रखी है। नीचे ये नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी दिखा रखी है। इसमें नीचे फिर नोट डले हुए हैं कि यदि पोस्ट में कोई संख्या में घटाव या बढ़ोतरी होती है तो वो विश्वविद्यालय के पास उसका पूरा अधिकार है। इसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पे स्केल्स दी 21 पोस्ट के लिए कितना वेतनमान है। तो यहाँ पहले सीरियल नंबर, फिर ग्रुप, ये ग्रुप वाइज रखा हुआ है। ग्रुप ए जो पे मैट्रिक्स है वो 7th पे कमीशन के अनुसार है, आगे पे स्केल दिया हुआ है। तो आप देखना ग्रुप ए एकेडमिक लेवल 14 इसकी 37,400 से लेकर 67,000 रुपये रखी पे स्केल रखी गई है। फिर एकेडमिक लेवल 10 इसकी पे स्केल है 15,600 ओब्लिक 39,100 ओब्लिक AGP है वो 6,000 रुपये। फिर लेवल 14 ग्रुप ए की 37,400 से 67,000 और जो ग्रेड पे है वो 10,000 रखा गया है। फिर लेवल ए लेवल 12 है, इसका पे स्केल है 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 7600। फिर लेवल 10 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 5400। फिर लेवल 7 9300 से 34,800 पे स्केल ग्रेड पे 4600। फिर लेवल 6 9300 से 34,800 पे स्केल ग्रेड पे 4200। फिर लेवल 5 52,200 से 20,200 ग्रेड पे 2800। फिर लेवल 4 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400। लेवल 2 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900। फिर लेवल 1 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 इसमें रखा गया है। और जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा उनके NPS की स्कीम लागू की जाएगी। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं तो यहाँ फिर एज लिमिट आपके सामने यहाँ पे दर्शाई हुई है किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है। तो आप जब पे लेवल 14 एकेडमिक लेवल 14 तो इसकी एज है वो 57 साल से कम होनी चाहिए। इसमें ये किस किस पोस्ट के लिए, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर एंड लाइब्रेरियन के लिए। फिर पे लेवल 12 के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए, ये किस डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए। फिर जो पे लेवल 12 में आते हैं उनकी अधिकतम एज 56 वर्ष होनी चाहिए, ये इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो जिनको डेपुटेशन पे लिया जाएगा उनके लिए रखी गई है। फिर एकेडमिक लेवल 10 एंड पे लेवल 10 इसकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष और अदर ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं उनके लिए ये आयु सीमा रखी गई। फिर पे लेवल 7 एंड 6 इसकी अधिकतम उम्र 35 वर्ष, ग्रुप बी की सारी पोस्टें शामिल है। फिर इसमें पे लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसकी अधिकतम उम्र 32 वर्ष और जो ग्रुप सी की सारी पोस्ट इसमें शामिल की गई। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार जिसको टेन्योर बेस्ट पे रखा गया है उसकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यताएं काफ़ी लंबी इसमें दे रखी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, या कहीं पे पॉइंट सिस्टम है तो उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी ज़रूरी इसमें रखी गई। इसके साथ 15 साल का एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए इन एकेडमिक लेवल 11 और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक लेवल 12 में और उससे ऊपर के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 8 साल की सेवा या अनुसंधान प्रतिष्ठान या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थाओं में तुलनीय अनुभव या 15 साल का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 साल डिप्टी रजिस्ट्रार के समकक्ष पद पे कार्य किया हुआ है। इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल या अधिवासी की आयु यानी रिटायरमेंट के जो वर्ष निर्धारित किए 62 साल तक जो भी पहले होगी वो इसमें रखी गई है। फिर फाइनेंस ऑफिसर की
आगे तो इसमें भी कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, और जहाँ पे ग्रेडिंग प्रणाली लगी हुई है तो इसके समकक्ष ग्रेड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी 55% मार्क्स, और जो मास्टर डिग्री है वो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस में होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में इसका जो चयन किया जाएगा, जो सिलेक्शन किया जाएगा वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार किया जाएगा। फिर ये डेप्यूटी रजिस्ट्री की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी हुई है। क्वालिफिकेशन काफ़ी लंबी है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से देख लेना, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये केयरफुली। फिर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के संबंध में क्वालिफिकेशन आ गई। यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है उसका जो सिलेक्शन है वो रिटन और स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताता जाऊँगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लेना। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी है। इसका जो सिलेक्शन होगा वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार किया जाएगा। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशंस है, और इसका जो सिलेक्शन होगा वो ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर का है सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन ऑफिसर की का जो चयन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें इनको बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसका जो चयन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर अपर डिवीज़न क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट, तो इसमें इनकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। इनका सिलेक्शन है वो भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। इसके साथ ही इनके पास में लोअर डिवीज़न क्लर्क या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का अनुभव भी होना ज़रूरी है, वो भी ऐसी संस्था में जिसका टर्नओवर है सालाना 200 करोड़ से ऊपर है। फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क तो कि आप देखो तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, और जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट की होनी ज़रूरी है, यानी 10,000 इंप्रेशन पर आवर, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे होगा, जिसमें MS ऑफिस का कार्य, MS वर्ड, MS एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें 10th पास होना ज़रूरी है या ITI पास आउट, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी एजेंसी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। फिर ये आ गया आगे प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो इसमें उनको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है और मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। इसके अलावा इनका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इनके पास भी लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। इनका सिलेक्शन है वो भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसके समकक्ष यदि कोई डिग्री है तो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट है, उनके पास 10+2 या इसके समकक्ष एग्जाम में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इनका सिलेक्शन है वो भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के ऊपर आधारित होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इनके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 वर्ष काम करने का अनुभव भी होना ज़रूरी है, और इसका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे चयन किया जाएगा। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इनका 10+2 इन साइंस स्ट्रीम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से पास होना ज़रूरी है, और इनका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, इसके साथ 3 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इनका चयन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, इनके पास भी वही फर्स्ट क्लास डिग्री होनी ज़रूरी है और 3 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी ऐसी कंपनी में जिनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर सालाना है। इनका सिलेक्शन है वो
रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें बैचलर डिग्री और इनका जो चयन है वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। फिर जूनियर इंजीनियर आ गया, इनके लिए भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रखा गया है और बैचलर की डिग्री इनके पास होनी चाहिए। फिर प्राइवेट सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे, इनके पास स्किल टेस्ट एंड नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर। तो डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, इसमें 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और जो ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए वो 50 मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। और जो डिजायरेबल है वो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, यानी इनको अंग्रेजी लिखना और बोलना ज़रूरी है, ये इसके लिए। और चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पे होगा। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट पीए, बाद में अगली आती है पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट है, उसके लिए भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी ज़रूरी है, वो भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और 100 वर्ड प्रति मिनट स्टेनोग्राफी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश की मिनिमम स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना ज़रूरी है और इनमें इंग्लिश का अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होनी ज़रूरी है। फिर स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ पे कुछ नॉर्म्स दिए हैं, इसमें 10 मिनट @100 WPM और जो ट्रांसक्रिप्शन है 40 मिनट इंग्लिश के अनुसार होनी। फिर स्टेनोग्राफर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी में दक्षता होनी ज़रूरी है। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान होना चाहिए अंग्रेजी में और अच्छा लिखित और मौखिक संचार का कौशल होना ज़रूरी है। इसमें जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट नॉर्म्स है वो डिक्टेशन 10 मिनट @80 शब्द प्रति मिनट और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 50 मिनट अंग्रेजी के हिसाब से होनी ज़रूरी है। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इनकी जो योग्यता है वो आप नीचे देख लेना। इसमें मास्टर डिग्री के साथ साथ इनको 2 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। फिर इनका सिलेक्शन हो रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर तकनीकी सहायक इन टेक्निकल असिस्टेंट, तो यहाँ पे ये कुछ इनकी कैटेगरीज दी हुई है। इनका जो सिलेक्शन हो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इनके पास भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी ज़रूरी है और सरकार में सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वो भी ऐसी संस्था में जिनका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए ये पोस्ट डिजायरेबल है। इसमें जो सिलेक्शन हो वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। फिर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संगठन से कम 55% मार्क्स के साथ अर्जित होनी जरूरी है। इसके अलावा 9 साल का अनुभव आपके पास होना ज़रूरी है। इनका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर सिस्टम प्रोग्रामर, इसमें BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से C++, जावा आदि डाटाबेस जैसे भाषाओं में 5 वर्ष की प्रोग्रामिंग का अनुभव होना ज़रूरी है। इनका जो चयन है वो भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर आगे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी हुई है कैंडिडेट्स के लिए, ये काफ़ी लंबी है, मैं इसमें से कुछ आपको विशेष है वो बता देता हूँ। विश्वविद्यालय है वो बिना कारण बताए किसी भी समय विज्ञप्ति को पार्शियली यानी पूर्ण रूप से वापस ले सकती है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो इनकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, उस तक जो भी योग्यताएं और अनुभव जो इस एडवर्टाइजमेंट में दर्शाया गया है वो पूर्ण होना ज़रूरी है। विश्वविद्यालय के पास ये अधिकार है कि वह जहाँ भी चाहे वहाँ प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट का आयोजन करवा सकती है। रिटन और जो स्किल एग्ज़ाम है वो NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। फिर नीचे आप देखो इसमें आयु सीमा में
छूट का एक प्रावधान है, वो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार ये छूट इनको दी जाएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD प्लस OBC नॉन क्रिमिनल के 13 साल की, PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल की, एक सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये दिया हुआ है कि आरक्षित यानी रिजर्व श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित परसेंटेज अंकों में छूट दी जाएगी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग NPCL PW उम्मीदवार जो कि अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए आवेदन करता है वो इस छूट के पात्र नहीं होंगे। यानी जनरल कैटेगरी के लिए यदि आप कोई आवेदन पत्र भरते हो तो उसके लिए आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिर आपके कुछ कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है। इसमें किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित क्रम में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 1/4/2023 या उसके बाद में जारी किया हुआ होगा, पहले कोई मान्य नहीं होगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट PSU सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है तो उनको सत्यापन के समय NOC प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पास करना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार का विवाद या अस्पष्टता आती है तो विश्वविद्यालय का निर्णय इसमें अंतिम और फाइनल माना जाएगा। फिर नीचे अब अपन बात करते हैं आवेदन फीस की। तो यहाँ ग्रुप 1 की जो पोस्ट है एकेडमिक लेवल 14 की, तो इसमें अनरिजर्व AWS OBC के लिए 2000 रुपये, SC ST के 500 लिए और वुमेन एंड PWD जिनकी 40% से ज़्यादा विकलांगता है उनके लिए कोई फीस रखी नहीं गई है। फिर पोस्ट ऑफ ग्रुप A लेवल 12 है एंड एकेडमिक लेवल 10 अनरिजर्व है AWS OBC के लिए 1600, SC ST के लिए 400, वुमेन एंड PWD जो कि विकलांगता 40% से ज़्यादा है उनके लिए नील। फिर पोस्ट ऑफ ग्रुप B लेवल 6 एंड 7 अनरिजर्व है AWS OBC के लिए 1200, SC ST के लिए 300 और वुमेन और PWD के लिए नील। फिर पोस्ट ऑफ ग्रुप C लेवल 5, 4, 3, 2 एंड 1 इसमें अनरिजर्व है AWS OBC के 900, SC ST के 225 और वुमेन और PWD के लिए नील रखी गई है। उसके बाद इसमें आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट आपको दिए हुए हैं जिसके अनुसार नोट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक बार यदि आपने फीस का पेमेंट कर दिया तो वो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। फिर रिटर्न टेस्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में जो वेटेज होगा वो 70% का होगा, जो इंटरव्यू और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो 30% का होगा और जो इंटरव्यू के लिए जो संख्या बुलाई जाएगी वो 1:15 के अनुपात में बुलाई जाएगी, यानी एक पोस्ट के लिए 15 लड़कों को इसमें बुलाया जा सकता है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट vibharti.rec.nta.nic पर जाकर पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण और भर्ती का तरीके से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद में ही इस साइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे। जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म है वो सारे ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। इसमें यदि कोई समस्या आपके सामने आती है तो यहाँ पे जो इसकी साइट के ऊपर जो हेल्प डेस्क दी हुई है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 16 मई रात्रि 11:59 तक होगी और यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ, आप इस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि विश्व भारती रिक्रूटमेंट से संबंधित है। इसमें मैंने लगभग जानकारी आपको बता दी है। बाकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे नोटिफिकेशन का लिंक और जो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स चेक कर लो और निर्धारित अवधि में ही आवेदन पत्र पूर्ण डिटेल्स के साथ फिलअप कर दे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।